पंकज पचौरी, आप इस वक्त नई दिल्ली में हैं और मैं पुराने लंदन में हूँ। पुराना मैंने इसलिए कहा कि ये वो जगह है जहाँ हमने और आपने साथ में एक लंबे वक्त तक काम किया है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और जो देखने वाले लोग हैं उनको बता देना ये ज़रूरी है कि हम एक ही संस्था में एक साथ काम कर चुके हैं। अम, कब आए थे आप बीबीसी लंदन में काम करने के लिए? जी, बीबीसी लंदन में काम करने के लिए मैं 1991 में आया और उसकी बहुत ही एक दिलचस्प कहानी है और वो ये है कि 1991 में मैं ने इंडिया टुडे छोड़ दिया था और बड़ी दिलचस्प परिस्थितियों में छोड़ा कि मैं अरुण पुरी साहब जो हमारे एडिटर थे उनके पास गया और बोला कि आई वांट टू बी ए फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट। अरुण पुरी साहब बड़ी ज़ोर से हँसे और उन्होंने कहा कि देयर आर 27 कॉरेस्पोंडेंट्स एंड ऑल ऑफ देम आर सीनियर देन यू। तो मैं मायूस तो हुआ लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, आई वांट टू बी फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट, आई वांट टू गो टू लंदन। तो खैर वो आई गई बात हो गई। उसके बाद में हुआ ये कि श्री धीरूभाई अंबानी, जिनको हम सभी जानते हैं, रिलायंस के फाउंडर, उन्होंने एक अखबार शुरू किया जिसका नाम था ऑब्जर्वर ऑफ बिजनेस एंड पॉलिटिक्स। और उन्होंने एक अखबार जो था पुराना जिसमें मैं काम कर चुका था, संडे ऑब्जर्वर, उसको भी खरीद लिया। तो वहाँ पर एक जगह थी, नया अखबार शुरू हो रहा था और इसके जो एडिटर थे वो आर के मिश्रा साहब थे, जो मेरे पुराने एडिटर रह चुके थे पेट्रियट अखबार में। तो मैं सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा लोगों को भी मालूम पड़े कि अभी हमने ये गोलियां जो है कच्ची नहीं खेली हैं और बहुत एड़ियां इस शहर में रगड़ी हैं पत्रकारिता में। तो पेट्रियट के वो एडिटर थे आर के मिश्रा साहब, मैं उनसे मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आई वांट टू शिफ्ट फ्रॉम इंडिया टुडे। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा कि मैं फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बनना चाहता हूँ। और आप समझ लीजिए कि उस समय मेरी उम्र कोई 26 साल थी और फॉर ए यंग पर्सन टू से दैट, उन्होंने कहा अच्छा। ही हैड सीन माई वर्क, हम लोगों ने बहुत काम किया था मिल के साथ में, खासकर 1984 के जो दंगे थे उस दौरान में हमने काफ़ी काम किया था। और उन्होंने कहा अच्छा तो ठीक है, तो कहाँ जाना चाहते हो? तो मैंने कहा लंदन। तो वो बड़ी ज़ोर से हंसे वो भी। उन्होंने कहा भाई लंदन में तो हमने आदमी रख लिया है, और कोई जगह बताओ। तो लंदन में रख लिया है, वॉशिंगटन में रख लिया है, और कोई जगह बताओ। तो मैंने कहा हांगकांग। तो उन्होंने तुरंत एकदम से बुला करके अपने सेक्रेटरी को बोला कि इनके लिए तैयारी करो और इनको हांगकांग भेज दो। तो आई जॉइंड बीपीओ एज द हांगकांग कॉरेस्पॉन्डेंट, नॉट जस्ट हांगकांग कॉरेस्पॉन्डेंट बट साउथ ईस्ट एशिया कॉरेस्पॉन्डेंट। कई जगह घूमा वहाँ पर, मेनलैंड चाइना भी गया उस समय जब चीन बदल रहा था, और फिलीपींस वगैरह काफ़ी उसमें किया। लेकिन वो 6-7 महीने में वो गाड़ी पटरी से उतर गई। धीरूभाई अंबानी साहब ने कहा कि बहुत खर्चा हो रहा है और उन्होंने वो अखबार बंद कर दिया। तो मैं जिसे कहते हैं जॉब्स के बीच में था, और जब मैं दिल्ली आया उनसे गुजारिश करने के लिए कि मेरी सैलरी वगैरह बढ़ाई जाए, ये सब चीज़ें, तो मरहूम जसविंदर सिंह जो कि हमारे साथ काम कर चुके हैं, वो मुझे मिले। और वो कहाँ मिले मैं आपको बताऊं, बहुत ही दिलचस्प है वो भी चीज़। राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया था और हम सब लोग, मई का महीना था, और हम सब लोग जो हैं वो राजीव गांधी के घर गए हुए थे, 10 जनपथ। और 10 जनपथ के सामने वहाँ पर कैलाशपति मिश्र, जो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता थे, और उनका बंगला था। तो हम सब लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलें जो थी उनके बंगले में खड़ी कर रखी थी क्योंकि बाहर बहुत भीड़ थी। वहाँ पर मेरा जसविंदर मरहूम से पहली उनसे बातचीत हुई। तो बोलता है तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि मैं तो अभी वहाँ हांगकांग में हूँ। और बोलता है कि अरे तुम छोड़ो यार, क्या तुम वहाँ पर हो, और कम टू द मदरशिप, और क्या तुम कॉलोनी में हो, तुम इधर आओ और तुम लंदन चलो हमारे साथ। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, पहली बार आप किसी से मिले और वो आदमी आपको इतनी अच्छी तरह जानता हो, और उनसे मिल के लगा भी। जसविंदर सिंह की जो शख्सियत थी वो भी ऐसी थी। बोला नहीं नहीं, यू कम टू दिस थिंग एंड कम टू लंदन, और बीबीसी में वहाँ जगह है और हमको रिपोर्टर्स की ज़रूरत है, और मैं तुम्हारी बात बात करवा दूंगा, आप करो। खैर ठीक है, उसके बाद में वो सिलसिला चला, इंटरव्यूज़ हुए। और मुझे क्योंकि
हिंदी ज़्यादा आती नहीं थी उस समय, अंग्रेज़ी पत्रकारिता में काम करता था। तो मैंने कहा कि भाई मुझे आता नहीं है ये सब ब्रॉडकास्टिंग। तो उन्होंने कहा कि वो सब सीख जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने ब्रॉडकास्ट जसविंदर का ज़िक्र किया, तो जसविंदर सिंह बीबीसी लंदन की हिंदी सेवा जॉइन कर चुके थे। मुझे याद है 1987 के आखिर में आए थे, 1988 में फिर मैं आ गया था शुरू में ही, और उसके बाद में फिर आप आते हैं और फिर हम लोग एक साथ काम करते हैं। जी, आपने अभी कई चीज़ों का ज़िक्र कर दिया। एक तो पहले जो अखबार आपने वहाँ काम किया, और उसके बाद फिर आप लंदन से वापस जाते हैं। मैं ज़रा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और दिल्ली जाते हैं, एनडीटीवी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद में एक लंबा वक्त गुजारते हैं। मैं बात करूँगा आपका जो साथ रहा है एनडीटीवी के साथ भी, उस पर भी, और उसके बाद में फिर आप प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को ज्वाइन किया एज हिज मीडिया एडवाइज़र, है ना? जी, हाँ। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि कभी आपको ये महसूस नहीं हुआ उस वक्त जब आप ज्वाइन कर रहे थे कि भाई एक पत्रकार हैं, आपने अपनी एक इमेज बनाई है, और उसके बाद में फिर आप एक किसी हद तक पॉलिटिकल पोस्ट मानी जाती है वो, और कहीं ना कहीं उसका अप्रूवल पार्टी से भी होता है, जो कि कांग्रेस उस वक्त बड़ी पार्टी थी उस कोएलिशन में। तो यहाँ आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब बहुत दिन हो गए पत्रकारिता में, किस्सा ख़त्म। जी, ऐसा नहीं था, इसका बड़ा प्रोसेस था। 2010 में जब डेकेड शुरू हुआ है, तो मैंने एक सीरीज़ की और उसमें ये था कि चैलेंजेस हमारे सामने क्या हैं, हम्म। हिंदुस्तान में एक मुल्क के नाते। और उस सीरीज़ का लबो-लुबाब मैं आपको बता देता हूँ, उसमें हर तरह की चीज़ों पे हमने बात की, जिसमें कि अर्थव्यवस्था हो, जिसमें कि फ़िल्में हों, खेल हों, कि हिंदुस्तान के सामने क्या बड़े चुनौतियाँ हैं। और उसमें लबो-लुबाब उसका ये निकला कि सबसे बड़ी चुनौती उस समय 2010 में ये थी कि अगर हिंदुस्तान 2010 से 2020 के बीच में मैं कार्यक्रम किया करता था, मैं मनी मंत्र एनडीटीवी प्रॉफिट के ऊपर, तो एक रुझान था आपका आर्थिक जो मामले हैं उनकी तरफ। और ये उसमें निकला कि अगर हम 10 साल चीन की तरह 2010 से और 2020 के बीच में 8 से लेके 10% तक जीडीपी ग्रोथ कर सकें, तो हिंदुस्तान एक गरीब मुल्क के का जो उस पर धब्बा है वो मिट सकता है, जिस तरह से चीन में मिटा। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा उसमें वो था। उस पूरी सीरीज़ को लोगों ने देखा और सराहा। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने देखा होगा, कई मंत्रियों ने देखा होगा। मुझे अभी भी ध्यान है कि गुलाम नबी आज़ाद हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे और उन्होंने एक बार ये बात कही और प्रधानमंत्री के सामने, मनमोहन सिंह के सामने कही कि ये सिर्फ एक आदमी है जिसने 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम किया हेल्थ के ऊपर, जबकि कोई क्राइसिस उस समय हेल्थ की नहीं थी। तो उस तरह के हमने प्रोग्राम्स किए, लोगों ने देखा उसे और एक दिन मुझे फ़ोन आया वहाँ से। उसका भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि जो फ़ोन आया प्रधानमंत्री के यहाँ से और मुझसे कहा गया कि प्रधानमंत्री ने आपको समय दिया है और आप 16 जनवरी ऐसे कुछ 15 जनवरी की तारीख थी 2012, आप उनसे मिल सकते हैं। अब मज़े की बात ये है कि मैंने प्रधानमंत्री से समय नहीं माँगा था। तो जब फ़ोन इस तरह का आता है तो आपको लगता है कि कोई किसी ने ऑफ़िस में से आपको फ़ोन किया है और आपका जो है संभ्रांत भाषा में कहूँ कि उल्लू बनाया जा रहा है। तो मैंने जो हमारे टीम में लोग थे, प्रोडक्शन स्टाफ में, मैंने उनसे एक से कहा कि भाई ये फ़ोन नंबर है और मेरे मोबाइल पे आया था कि इसे वापस फ़ोन करके पूछो ये क्या है। तो दैट पर्सन केम टू मी और उन्होंने कहा कि ये तो पीएमओ किसी ने उठाया है इस फ़ोन को। तब मुझे लगा कि ये तो ठीक है। तो फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया और उनसे कहा कि आपसे शायद गलती हुई है, क्योंकि उस समय 2 और काफ़ी प्रसिद्ध पचौरी थे, जो कि सरकार के बड़े करीब थे। एक सुरेश पचौरी थे, जो कि मंत्री थे और एक दूसरे आर.के. पचौरी थे, जो कि टेरी के अध्यक्ष थे। तो मैंने कहा शायद आपने गलत पचौरी को फ़ोन लगा दिया है। तो उस तरफ जो सज्जन थे वो हँसे और उन्होंने बोला, "नहीं, नहीं, वो आपको ही फ़ोन लगाया है, आपसे ही मिलना चाहते हैं।" तो कोल्ड कॉल थी एकदम से और मैं वहाँ गया और उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमको हेल्प की ज़रूरत है। मैंने कहा कि हुआ क्या हेल्प के लिए? बोलता है कि हमसे, हमारे पास में जो मीडिया सलाहकार हैं इस समय, वो प्रिंट के आदमी हैं, टेलीविज़न के नहीं हैं और सोशल मीडिया जैसा कि आपको मालूम होगा उस समय एकदम से ज़ोर पकड़ रहा था और उन्होंने कहा हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसको सँभाल सके। तो मैंने कहा इस हिसाब से तो मैं यहाँ पर आप नई पोस्ट बना दीजिए कम्युनिकेशन एडवाइज़र। तो मीडिया एडवाइज़र की जगह
उन्होंने कहा मैं कम्युनिकेशन एडवाइज़र बना दीजिए, वो मीडिया के हैं और वो मीडिया देखते रहेंगे प्रिंट मीडिया को, और बाकी टेलीविज़न और डिजिटल जो मीडिया है उसको मैं देखूँगा। तो इस तरह से मैंने वहाँ पर काम करना शुरू किया। 18 तारीख को मेरे ध्यान पड़ता है तो 2012 में, और काफ़ी हंगामा हुआ उसे लेके। कभी भी 2 मीडिया एडवाइज़र नहीं हुए थे एक साथ, और जो दूसरे मीडिया एडवाइज़र थे वो नाराज़ हो गए, उन्होंने अ, रिज़ाइन कर दिया। और तो ये जो दूसरे मीडिया एडवाइज़र थे, ये हरीश खरे थे। जी, हरीश खरे साहब, हाँ। उन्होंने रिज़ाइन कर अब दिया, गुस्से में आके। दूसरी बात मैं नहीं द कई सारी बातें हैं, मैं तो आपने बड़ा अच्छा लंबा जवाब दिया और मुझे कुछ बातें ऐसी थी जो वाक़ई नहीं पता थी, वो भी पता लगी। लेकिन हमने ये समझाया और सुना है कि पार्टी के अप्रूवल के बिना तो कोई मीडिया एडवाइज़र बनता नहीं है, या वहाँ तक नहीं पहुँचता है, तो किसी हद तक ये बड़ा एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट भी होता है, पंकज पचौरी। आपकी बात से लगा कि जैसे कि डायरेक्ट आपका इंटरव्यू किया उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और आपको पोजीशन ऑफ़र कर दी। जी, ऐसा है कि जैसा मैंने आपको बताया कि चर्चा जो है पत्रकारों के बारे में हर एक कैबिनेट में होती है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में होती है, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर मंत्री लोग आपसे ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये आदमी जो है बड़ा संजीदा काम करता है, और जैसा मैंने आपको बताया एम्प्लॉयमेंट के ऊपर मैंने पूरी की पूरी एक सीरीज़ की उस समय, कि कैसे अगर हम 10% अगर हमारा ग्रोथ रहती है, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 5% से नीचे रहेगा, और बाकायदा उसमें प्लानिंग कमीशन के लोगों से बात करके, उनके इंटरव्यूज़ करके, उस तरह से एक बहुत लंबी सीरीज़ उस पे की थी। तो ज़ाहिर है कि वो लोग आपस में बात करते हैं कि ये क्यों? 2010 में सरकार ठीक-ठाक चल रही थी। हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल चीन से एक तरह से नेक टू नेक चल रहा था। हमारी 9% के आसपास ग्रोथ थी, चीन की 10% के आसपास ग्रोथ थी, और कोई समस्या नहीं थी। लेकिन मैं फिर भी ये इसलिए कर रहा था, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा था कि भविष्य में होने क्या जा रहा है। और उसमें एक बड़ी चीज़ जो मैंने देखी वो ये, कि इसी तरह से दूसरी ओर वहाँ अमेरिका में बराक ओबामा की जो व्हाइट हाउस था, वो इसी तरह के जो पॉलिसीज़ हैं उन पर काम कर रहा था। और ये आइडिया भी मुझे वहीं से आया कि इस दशक की सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या होंगी। तो सबको मालूम था, और ज़ाहिर है कि जब बात इन लोगों में होती है तो उसमें होगा कि ये अच्छा नाम है, इनको रख लो। पहली बार जब मैं कैबिनेट मीटिंग अटेंड करने गया हूँ, तो मुझे कई जो मंत्री थे, आपको काफ़ी वो मेरे लिए शॉकिंग भी था कि कई लोगों ने मुझे गले लगाया और बाकायदा कहा कि साहब ये बहुत अच्छा अपॉइंटमेंट है। प्रधानमंत्री बैठे हुए थे उनके सामने। कई जो मंत्री थे बड़े, उनको अच्छा भी नहीं लगा ये, क्योंकि इस तरह से एकदम से कोई बाहर से आदमी आ करके, और ये वो लोग थे जिनसे कि मेरा जो ताल्लुक था वो बिल्कुल ऑफ़िशियल था। एक पंकज पचौरी अपनी जगह मौजूद हैं और आज भी वो बहुत प्यार के साथ में डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हैं, और किसी हद तक मुझे ये कहने में कोई झिझक महसूस नहीं होगी कि आपकी कुछ हमदर्दियाँ कांग्रेस के साथ ज़्यादा नज़र आती हैं, कम से कम जैसा कि हम ट्वीट्स वगैरह के ज़रिए आपको भांपने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त हुँ। मामला कहाँ है। तो ये मैं सही कह रहा हूँ क्या किसी हद तक? जी, मैं आपको बताऊँ बिल्कुल कि जो सारी मेरी रिसर्च थी उसमें सिर्फ़ ये सामने आया बेसिकली कि हिंदुस्तान अगर एक लिबरल अ, उदारवादी अर्थव्यवस्था रखता है और एक इंक्लूसिव उसमें अप्रोच रखता है, तभी हिंदुस्तान का भविष्य जो है वो बेहतर बन सकता है। और ये तभी हो सकता था उस समय कि एक लिबरल प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह थे, और दूसरी ओर आपको ध्यान हो कि नेशनल जो एडवाइजरी काउंसिल हुआ करती थी सोनिया गांधी के तहत, वो ये सारी पॉलिसीज़ लेके आ रही थी, जिसमें कि मनरेगा शामिल है, जिसमें आधार शामिल है, जिसमें राइट टू एजुकेशन शामिल है, बाद में इसमें राइट टू फूड शामिल हो गया। तो इन दोनों के मेल के बिना ये संभव नहीं है। और इस बारे में मैंने चर्चा भी की उस समय हमारे जो एम्प्लॉयर थे और मेरे जो बॉस थे प्रणॉय रॉय से बैठ कर के। तो उसमें यही निकलता था कि ये एक लास्ट विंडो है हिंदुस्तान के लिए, ये 10 साल, जिसमें कि अगर हमने ढंग से काम किया तो हम जो एक खराब सा हमारा तमगा है गरीब मुल्क का और पुअर इकोनॉमी का, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। मैं थोड़ा-सा समझना चाहता हूँ कि जब
डॉक्टर मनमोहन सिंह सत्ता से बाहर होते हैं, कांग्रेस बाहर निकलती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सत्ता संभाल लेते हैं। उस वक्त की इकोनॉमी और आज यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में जो इकोनॉमी है उसका बड़ा कंपैरिजन रहता है, रात दिन होता रहता है। जी और आमतौर से ये कहा जाता है कि देश कभी ऐसा लहराता नहीं था, ऐसा हरा हरा नहीं था, इतना खूबसूरती नहीं थी, इतना विकास नहीं हुआ था, बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई थी जो पिछले 10 साल में होगी। तो जब इकोनॉमी का जिक्र किया था आपने तो मेरे जहन में बार बार ये सवाल आ रहा था कि 2014 सन 2014 में इकोनॉमी की क्या हालत थी, कुछ बताएंगे? जीडीपी जी 3 हाइलाइट्स अगर आप मुझे बता सकें, या 4 हाइलाइट्स जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में थी, और फिर उनका कंपैरिजन अगर आप आज कर सकें प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप से और उनकी इकोनॉमी से। जी, उन 10 सालों में हिंदुस्तान की जो आर्थिक प्रगति थी वो ऐसी थी कि हमारा जो जीडीपी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो प्रगति हो रही थी वो हर साल 7.5% के आसपास हो रही थी। एक तो बात उसमें सबसे बड़ी ये हो गई। दूसरा ये कि 10 सालों में तकरीबन 26 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान के हिसाब से हमारी गरीबी की रेखा है, उससे बाहर आए, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। और अगर आप कहें तो जनतांत्रिक जो मुल्क हमारी दुनिया है उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ चीन जो है वो ये करिश्मा कर पाया है कि इतने सारे लोगों को एक साथ आप 10 साल में गरीबी की रेखा से ऊपर ले आए। ये दूसरी बड़ी बात थी। तीसरी बड़ी बात ये की थी हिंदुस्तान का जो पर कैपिटा इनकम है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि सबसे बड़ी हमारी समस्या जो थी जो रही है, वो हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बहुत बड़ी आबादी की वजह से रही है। और जब तक आप अर्थव्यवस्था को पर कैपिटा के चश्मे से नहीं देखते, तब तक आपकी समझ में नहीं आता। और उस समय जितनी हमारी पर कैपिटा इनकम तेज़ी से बढ़ रही थी, इस समय उससे 2% वो कम हो गई, पिछले 10 साल। तो ये मैं 3 चीज़ें आपको बड़ी-बड़ी बता दूँगा। और एक और बड़ी बात थी कि जो जो इंक्लूसिव एजेंडा था मनमोहन सिंह का, वो खुद एक लिबरलाइज़र थे, उदारवादी थे, कैपिटलिस्ट थे और हैं। और उन्होंने खुद कहा था कि जब तक हम एक सेफ्टी नेट नहीं बनाएँगे गरीबों के लिए, तब तक हम कितनी भी तरक्की कर लें, वो काम नहीं आएगी। तो वो एक ये चीज़ 3 चीज़ें थी। एक रोजगार के हवाले से थोड़ा सा और मुझे बताइए, क्योंकि बार बार ये बात हमें सुनने में आती है, खास तौर पर पिछले 1-2 साल से, कि भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इसके लिए कई प्रमाण भी दिए गए हैं, कई तरह की रिपोर्टें भी सामने आती हैं, लेकिन जो आज की सरकार है वो उनको मानने से इनकार कर देती है। उसका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रिपोर्टें सामने आती हैं, इनको बनाने वाले लोग ठीक नहीं है, इनका जो मेथड है वो कहीं उनमें प्रॉब्लम है। तो जो गवर्नमेंट के इकोनॉमिस्ट हैं वो उसको बार बार चैलेंज करते हैं कि नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ मुल्क में इस वक्त यानी कि 2024 में वैसा नहीं है जैसे कि लोग बता रहे हैं। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि क्या आप कुछ एविडेंस के साथ में, कि किसको कोट करके आप ये बात कहेंगे कि भारत में एम्प्लॉयमेंट इस वक्त बढ़ा है या घटा है? सबसे बड़ा एविडेंस यही है कि प्रधानमंत्री अपनी जो रैलीज़ हैं चुनाव की, उसके दौरान और उससे पहले भी लगातार ये कहते रहे हैं कि हमने 82 करोड़ लोगों को राशन दिया है। सबसे बड़ा एविडेंस इसका ये है। यानी कि 82 करोड़ लोग मुल्क के जो तकरीबन 65% के आस-पास बैठते हैं, वो इतने गरीब हैं कि उनके पास जीवन यापन के लिए पैसे नहीं हैं और उनको सरकार को राशन देना पड़ रहा है। सबसे बड़ा एविडेंस तो यही है। उसके अलावा बाकी चीज़ें हैं। अब जो स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो सांख्यिकी में ये है कि आप डेटा जो है वो इधर-उधर कर सकते हैं, आंकड़ेबाज़ी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी बात उसमें ये आती है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में, कि इस साल जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन से, वो सिर्फ़ 82,000 के आस-पास उनको नौकरियाँ मिली हैं और बाकियों को 82,000? सिर्फ़ सिर्फ 82,000? जी, सिर्फ़ 82,000 को नौकरियाँ मिली हैं, बाकी को नौकरियाँ किस सेक्टर की बात कर रहे हैं आप? ये मैं प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर? आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ। और उन आईटी सेक्टर में भी आपकी जो टॉप कंपनियाँ हैं, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। टेक महिंद्रा,
ये बड़ी जो कंपनियां हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी की हैं, इनमें पहली बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ 82,000 जो टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियर्स हमारे, उनको नौकरी मिली है, और ये इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि ऐसा हुआ। दूसरा, मतलब क्या हुआ? ऐसे इतिहास में क्या नहीं हुआ? मैं समझा नहीं। कि जो हमारी कंपनियां हैं, जो हमारी ग्लोबल कंपनियां हैं, वो बच्चों को, फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर नहीं कर रही, और इसलिए जो लोग पढ़ के बाहर निकल रहे हैं आईआईटी से और आईआईएम से, उनके पास में जॉब्स नहीं। आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो अहमदाबाद का आईआईएम हो, चाहे बेंगलोर का आईआईएम हो, बेंगलोर का आईआईटी हो, वहाँ पर इस समय जो 30 से 40% जो नए ग्रेजुएट्स हैं, उनका उनको नौकरियां नहीं मिली हैं। वरना अब तक ये हुआ करता था कि प्राइवेट कंपनीज कैंपस में जाकर के 100% बच्चों को नौकरियां दे दिया करती थी, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो ये एक हिस्टोरिक चीज़ है, और ये दिखाता है हमको कि किस तरह से एक स्लो डाउन जो है वो है, नंबर एक, और नंबर दो कि जो हमारा टैलेंट है, ये जो बच्चे हैं, ये पढ़ के जो आ रहे हैं, और इन्हीं की वजह से हिंदुस्तान आज हिंदुस्तान है। पिछले 20 साल में हमारे जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे जो बाहर निकले हैं बच्चे, उनको जो नौकरियां मिली हैं, अब तमाम लोग बाहर हैं। इस समय कोई 80 के आसपास सीईओज जो हैं ग्लोबल कंपनीज में, वो इन्हीं टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स हैं। उनको नौकरी मैसर नहीं है इस समय हमारे देश में। तो ये तो हाल है। अब आंकड़े की अगर हम बात करें तो वो आंकड़े बदल दिए गए हैं। आंकड़ों को मापने का जो पैमाने हैं वो बदल दिए गए हैं। अब वो बात करने लगे हैं कि आपका जो पेंशन फंड है, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम जिसे हम कहते हैं, उसमें नई नई भर्तियां हो रही हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो एम्प्लॉय पेंशन फंड जो है, उसमें हर एक कंपनी को दिखाना पड़ता है कि मैं अपने एम्प्लॉय को दे रहा हूँ, और उसमें पुराने आंकड़े भी शामिल होते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं 3 कंपनियों में काम कर चुका हूं, और मेरे 3 ईपीएफ अकाउंट्स हैं। तो वो एक गलत आंकड़ा है। हर साल ठीक है, अब थोड़ा-सा जर्नलिज़्म की बात कर लेते हैं, इसलिए कि हाँ, इकोनॉमी तो बहुत तो हो रही है, और इसलिए कि ये हाँ, नहीं, ठीक हमारे है, जो जर्नलिस्ट ठीक हैं है। वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते, और जो समझ पाते हैं वो शांत रहते हैं। संत कबीर ने कहा है, या रहीम किसी ने ये कहा है कि जो जानत हैं वो बोलत नाही, जो बोलत हैं वो जानत नाही। तो हालात वही है पत्रकारिता के। मगर मैं साथ में ये भी कहूँगा कि इस वक़्त हम जो सीरीज़ कर रहे हैं, वो थोड़ा-सा फ़ोकस कर रहे हैं मीडिया पे ख़ास तौर पर, जी, कि जो स्टेट ऑफ मीडिया, और भारत में ही नहीं, मैं समझता हूँ दुनिया भर में इस वक़्त मीडिया एक क्राइसिस के दौर से गुज़र रहा है, और ख़ास तौर पर वेस्टर्न मीडिया। मैं यहाँ लंदन में हूँ, एक लंबे अरसे से हूँ, आप जानते हैं, लेकिन मैंने मीडिया के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स का वो डिटेरियोरेशन नहीं देखा, जो पिछले कुछ सालों में नज़र आता है। तो पंकज पचौरी, इस वक्त भारत में मीडिया की जो दशा है वो क्या है, और दिशा क्या है? हम लोग अक्सर एक ज़माने में कभी रेडियो में इस तरह का प्रोग्राम रखते थे कि भारत दशा और दिशा। तो जी। इस वक्त भारत में मीडिया की दशा और दिशा क्या है? देखिए, भारत में इस समय मीडिया की दशा तो ये है कि अभी मैं देख रहा था, जो बिज़नेस स्टैंडर्ड अखबार है, जो हर साल 1000 कंपनियों के प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट्स छापता है। तो उसको मैं देख रहा था, तो उसमें जो 20 हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियाँ जो लिस्टेड हैं, उनको देख रहा था। तो उसमें हालात ये हैं कि 20 में से 11 जो हैं वो लॉसेस में चल रही, और जो प्रॉफ़िट में चल रही हैं, उनमें सिर्फ एक कंपनी है सन टीवी, जिसका प्रॉफिट अच्छा है, वरना सबके प्रॉफिट 1-2% के आसपास हैं उनके रेवेन्यू। तो ये तो एक बात हो गई, और इसकी वजह से जो उनके रेवेन्यू है, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अब जो सरकारें हैं उसके ऊपर वो निर्भर हैं रेवेन्यूज़ के लिए। तो आप किसी भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चले जाइए मीडिया के, तो वहाँ पर वो यही कहते मिलेंगे कि कौन सा चीफ मिनिस्टर आपको जानता है, प्रधानमंत्री के दफ्तर में कौन आपको जानता है, या कोई मंत्री हैं तो वो आपको जानते हैं, क्योंकि अ, कुछ जो मीडिया के हमारे घराने हैं इस समय, उनकी जो टोटल रेवेन्यू है वो 40 से 60% सरकार से आ रही है, तो सरकार पर इतना निर्भर है, और इसलिए
वो सरकार के खिलाफ कुछ भी कह नहीं सकते, कुछ भी बोल नहीं सकते। हमारे ज़माने में जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता था और जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट होता था, उसमें एक वॉल ऑफ चाइना की हम बात किया करते थे, कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो आके ये नहीं बोलेगा कि आपको ये कवर पे रखना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए। मुझे अभी भी याद पंकज, आप किस ज़माने की बात कर रहे हैं? माफ़ मैं कीजिएगा, ऐसा लग अब रहा है कि कुछ 1947 के ज़माने की नहीं, बात तो नहीं, नहीं मैं कर रहे हैं। 1900 इसलिए कि आप ही के ज़माने में चीज़ें सब बदल गई थी। जी, बिल्कुल। यानी कि अब बड़े-बड़े अखबारों में, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने से पहले की बात ये हुँ, है, अखबारों में मार्केटिंग और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहा। पेड न्यूज़ पे परंजोय गुहा ठकुरता का मैंने एक लंबा इंटरव्यू किया था अभी पिछले दिनों, और उसमें उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त 36,000 वर्ड्स की एक रिपोर्ट लिखी थी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए, और उसमें उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से वो दीवारें टूट गई हैं जो मार्केटिंग और फलाना एडवर्टाइजिंग की थी, एडिटोरियल की थी। आज बड़े से बड़े अखबारों में, बड़े से बड़े टेलीविज़न नेटवर्क्स में ये कहना बहुत मुश्किल है कि एडवर्टाइजिंग कहाँ शुरू होती है और एडिटोरियल कहाँ ख़त्म होता है। पहले मैं आपको बताऊँ उसमें फ़र्क ये था, जब परंजो ने किताब लिखी थी, मैं वही आपको बता रहा था कि जो हमारी मीटिंग्स हुआ करती थी 80 के दशक में, लेट 80s में, इंडिया टुडे में, तो पहली बार जो हमारे मार्केटिंग हेड थे वो आके एडिटोरियल मीटिंग्स में बैठने लगे और मैंने काफ़ी इस बात पे झगड़ा किया कि ये आदमी यहाँ क्यों आया है? और तो वो जब टूटना शुरू हुआ तो पहले और आज में फ़र्क ये है कि पहले जो मार्केटिंग और एडिटोरियल जब तालमेल बिठा के काम करते थे, तो वो कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते थे कि हम धीरूभाई अंबानी और उसके दोनों बेटों की तस्वीर फ्रंट पेज पे छापेंगे और वो हमको एडवर्टाइजमेंट देंगे। राहुल बजाज का स्कूटर जो है, वो लास्ट पेज पे छपेगा और वो हमको 10 साल के लिए वो खरीद लेगा उसको। ठीक है? ये हो गया। और इसके तो वो तालमेल था, वो कॉर्पोरेट्स के बीच में था और मीडिया के बीच में था। इसका कॉर्पोरेटाइज़ेशन ऑफ मीडिया जिसकी बात आप कर रहे हैं, और कॉर्पोरेटाइज़ेशन ऑफ मीडिया, मेरा झगड़ा हो चुका है इस पर लेकर के, जो जेआरडी टाटा हैं उनसे, उनकी कंपनी को लेकर के उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी थी इंडिया टुडे को कई, क्योंकि मैंने कह दिया था कि उनकी एक फर्म है हांगकांग में जिसके खिलाफ केस चल रहा था फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन का। तो उस समय ये था और काफ़ी प्रेशर उस बात का था कि भाई जेआरडी ने चिट्ठी लिखी है, ये हमें छापनी पड़ेगी। मैंने कहा वो उसकी चिट्ठी छापोगे तो मेरा आर्टिकल भी छापोगे साथ में। तो वो एक उसमें स्पेस थी, वो स्पेस धीरे-धीरे खत्म होती गई और इसका आज क्या स्पेस नज़र आती है आपको? आज किस अब कदर ये दोनों कॉर्पोरेट्स चीज़ें मिली-जुली हैं? अब कॉर्पोरेट्स जो हैं उनकी जगह पॉलिटिशियंस ने ले ली। तो अब ये है वहाँ पर कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ स्टील है, जिसमें सेल जैसी कंपनी है, जिसका कि हज़ारों करोड़ का मीडिया बजट है, तो अगर आप उसके साथ में काम करेंगे तो आपको मंत्री जी के साथ में चलना पड़ेगा। अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो कंपनियां हैं, जैसे कि रोड डिपार्टमेंट है, रोड एंड नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट है, तो आपको मंत्री जी के साथ चलना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत बड़े एडवर्टाइजर हैं। तो पहले जो कॉर्पोरेट्स बहुत बड़े एडवर्टाइजर थे मीडिया के ऊपर, अब वो सरकारी डिपार्टमेंट हो गए हैं और इस हद तक हो गए हैं कि फोन करवा लीजिए आप किसी से प्रधानमंत्री के दफ्तर में कि ओएनजीसी का हेड है, एसबीआई का हेड है, कि भाई इनको जरा देख लीजिए। और दूसरी बात, बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, कि ये जो अवार्ड्स जो हैं, जो शुरू हुए हैं टेलीविजन के ऊपर खासकर, इससे बड़ा स्कैम कोई नहीं। ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। ये जो मैं आपको अवार्ड्स हैं, जैसे क्या बताइए, ज़रा बताइए? हाँ। अवार्ड सेरेमनी आपने की, जिसमें कि आपको 20 बेहतरीन हिंदुस्तानियों को अवार्ड देना है। तो उसमें एक खिलाड़ी भी होंगे, उसमें एक फ़िल्म की अदाकारा भी होंगी, उसमें एक ब्यूरोक्रेट भी होंगे, उसमें सब ये सब लोग होंगे। लेकिन वो अवार्ड कौन देगा? सारा का सारा पैसा जो है स्पॉन्सरशिप का, वो इस बात को लेकर आता है कि अवार्ड कौन दे रहा है। और अवार्ड अगर प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के नंबर 2 दे रहे हैं, या पार्टी के प्रेसिडेंट दे रहे हैं, तो स्पॉन्सरशिप उसके हिसाब से तय होती है। ए प्लस, ए माइनस, बी प्लस, बी माइनस। तो ये एक बहुत बड़ा एक स्कैम बन गया है कि आप अवार्ड देते हैं, अवार्ड की जूरी भी आपकी अपनी होती है, उसमें बस वही पुरानी कहावत है, ना खाता ना बही, जो साहब कहें वही सही। तो साहब तो खैर आपने कह दिया, लेकिन ये नहीं, साहब सीताराम से मेरा केसरी, मतलब है साहब लोग जो हैं। सीतार
हाँ, सीताराम केसरी के ज़माने की कहावत है, इसलिए ये यहाँ पे थोड़ा-सा हो सकता है कॉन्टेक्स्ट बदल गया हो, कॉन्टेक्ट लेकिन सारे ख़ैर देखिए मैं उसमें नहीं पावर उलझूँगा। पावर मैं तो मीडिया अवार्ड्स की बात वो कर नहीं लेते बना। हैं। मीडिया अवार्ड्स में बड़ी दिलचस्प बात कही। मैं भी दिल्ली में था कुछ अरसे के लिए, आपको पता है एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था वहाँ पे, और जर्नलिज़्म मास कम्युनिकेशन में उसका डीन वगैरह भी था। तो ख़ैर, तो एक बार हमने भी अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा इन अवार्ड्स में शामिल करवाया और जानने की कोशिश की कि कैसे होता है सारा मामला, और फिर यूनिवर्सिटी के साथ में भी एसोसिएटेड था। तो पता चला कि सब वो उसमें आपको टेबल वगैरह खरीदनी पड़ती है और उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, और जब ये सारी चीज़ें तय हो जाती हैं फिर अवार्ड्स तय होते हैं। बिल्कुल। ऐसा भी कुछ है? बिना किसी का नाम लिए हम बात कर रहे हैं। नहीं, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ मैं ऐसी अवार्ड्स की बहुत सारी जूरी में रह चुका अच्छा। हूँ। और तो उसमें जो है वो ये है कि पहले आपको अपने एप्लीकेशन देने पड़ते हैं जिसके काफ़ी पैसे होते हैं। ये मीडिया के जो अवार्ड हैं इसमें मैं आपको बताऊँ बहुत बढ़िया बात ये है कि कुछ कंपनियाँ मीडिया की ऐसी ऐसी हैं जो कि 50-50, 60-60 एप्लीकेशंस भेजती हैं। बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, बेस्ट फिल्म कमेंट्री, बेस्ट स्पोर्ट्स कवरेज, बेस्ट दिस, बेस्ट दैट। तो वो करके होता क्या है कि जब आप 50 भेज रहे हैं और हर एक की कीमत एप्लीकेशन की 20,000 रुपये है, तो ऑलरेडी आपने काफ़ी पैसा जो है वो अवार्ड वाले को दे दिया है, जो अवार्ड दे रहे हैं। और जाहिर है कि जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, एक कंपनी ने सिर्फ 4 एंट्री भेजी हैं, एक कंपनी ने 50 एंट्री भेजी हैं, तो नेचुरली जो 50 एंट्री भेजी हैं, वो उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा। तो इस तरह से ये अवार्ड जो है उसमें हुआ करते हैं। तो कई बार हम जूरी में होते हैं, हम देखते हैं कि यार ये सेम स्टोरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में भी है और सेम स्टोरी वो सोशल रिपोर्टिंग में भी है। ज़ाहिर है दोनों के बीच में वो है, तो मैंने कहा ये क्या मतलब है? या तो आप चलिए उसको खैर, मीडिया हम थोड़ा भटक गए थे, वो अवार्ड्स की तरफ चले गए। हम बात आ जाते हैं कि स्टेट ऑफ मीडिया टुडे इन इंडिया। ना अब मैं थोड़ा-सा गंभीर कर लेता हूँ बातचीत को, इसलिए कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके संदर्भ में बहुत चुनौतियों का सामना है। भारत में बहुत सारे पत्रकारों को रात दिन हमें ये सुनने को मिलता है, और इस तरह के सबूत भी मिलते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने में भी आ रही हैं कि किस तरह से कुछ पत्रकारों को खासा हैरेस भी किया गया है। उस पर आप थोड़ी-सी रोशनी डाल सकते हैं कि वो क्या इंडियन स्थिति है? इंडियन फेडरेशन ऑफ जर्नलिज्म है, रॉयटर्स इंस्टीट्यूट है, इन लोगों की रिपोर्ट्स बाकायदा प्रकाशित हो रही हैं और जिसमें कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में चाहे पत्रकारों के मरने की जो संख्या है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि बाकी सीरिया में या गज़ा में या एल सल्वाडोर में हो, लेकिन जेलों में जो पत्रकार हैं या जो पत्रकार जिनके खिलाफ सरकार ने बाकायदा केसेस किए हैं या सरकार से जुड़े हुए लोगों ने केसेस किए हैं, जिसका मतलब हुआ द पार्टी इन पावर, वो सबसे ज़्यादा इंडिया में है। इंडिया में आप समझ सकते हैं कि वो 1.25 लाख के आसपास पत्रिकाएं हैं जो रजिस्टर्ड हैं। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर जो है उसके यहाँ पर है। हमारे यहाँ पर कोई 800 के आसपास टेलीविज़न चैनल हैं जिसमें कि 600 टेलीविज़न चैनल जो हैं जिनको कि न्यूज़ टेलीविज़न कहा जाता है। तो उसमें हमारे पास एक बहुत बड़ा पूल है। हिंदुस्तान सबसे बड़ा एक मीडिया का वो है इस समय। और उसमें अगर आप कोई भी बात सरकार के खिलाफ करेंगे और उसमें एक नई चीज़ जुड़ गई है, वो है इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया चैनल्स और इंडिपेंडेंट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स। तो इनके खिलाफ जिस तरह से पिछले दिनों में केसेस किए गए हैं, वैसा दुनिया में कहीं पर नहीं। आप रशिया में भी उठा के देख लीजिए, 1-2 वहाँ पर ऑनलाइन चैनल्स थे, उनके लोग उन्होंने बंद कर दिया। हमारे यहाँ पर थोक के भाव जो लोग, उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं और केसेस ऐसे चल रहे हैं जिनकी सज़ा जो है बहुत ज़्यादा है। यूएपीए जो है हमारा कानून, अ, उसके तहत अगर केसेस होते हैं तो पुलिस वालों को जो है इस बात की छूट है कि उनको चार्जशीट दायर नहीं करनी पड़ती, वरना आपको चार्जशीट दायर करनी पड़ती है 3 महीने के। तो आप 6 साल के लिए किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। तो 6 इस साल तरह 6 महीने। हुँ। 6 साल अभी-अभी लोग छूटे हैं, 6 साल के लिए आपने किसी को उसमें डाल दिया। और ये जो है इसको बाकायदा ये जो संस्थाओं के नाम बता रहा हूँ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिज्म, रॉयटर्स इंस्टीट्यूट,
इन लोगों ने बाकायदा इसको कहा है उसमें, और 400 से ज़्यादा जर्नलिस्ट इस समय हिंदुस्तान में जो है वो जेलों में हैं, और जितने के खिलाफ कोर्ट केसेस चल रहे हैं उसकी तो कोई गिनती जो है इस समय असंभव है, क्योंकि छोटे-छोटे कोई यूट्यूब चैनल चला रहा है उसके खिलाफ आपने केस कर दिया, कोई छोटा-सा अपना ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म चला रहा है उसके खिलाफ आपने केस कर दिया। तो उसकी अभी कोई ऐसी गिनती हो नहीं पाई है, क्योंकि प्रेस काउंसिल जिसको ये काम करना चाहिए, वो तो बिल्कुल एकदम डिफंक्ट हो चुकी है। और प्रेस काउंसिल ही पहले ये काम किया करती थी कि पत्रकारों के खिलाफ अगर कोई कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, या मानहानि हो रही है उनकी, या उनकी जो इंसानी हुकूक हैं उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो वो काम। क्योंकि प्रेस काउंसिल तो माफ़ कीजिएगा, तो पहले भी थोड़ा-सा एक आधी सरकारी होती थी और आधे कुछ हाँ, लोग बाहर से आते थे, और ये तो 50s के ज़माने से प्रेस काउंसिल में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा दबदबा नहीं था कि वो सरकारों को चैलेंज कर सके। लेकिन यहाँ के जो गिल्ड है जर्नलिस्ट की, और जो दूसरी संस्थाएँ हैं, और जो प्रेस क्लब्स वगैरह हैं, उनका ख़ासा हमेशा से प्रेशर रहा था। यही वजह है कि इससे पहले जब-जब अलग-अलग प्रधानमंत्रियों ने, अलग-अलग सरकारों ने प्रेस पर नियंत्रण लगाने के लिए कहा, तब-तब लोग सड़कों पे आए, लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, और वो सारी चीज़ें रह गई। जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तब भी कुछ ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन जर्नलिस्ट ने खासा हंगामा किया, और वो बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई जो जो हो सकती थी। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि आज कोई सुनने वाला नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि प्रेस काउंसिल वगैरह जैसे आपने कहा उसकी तो कोई बात नहीं सुनता। लेकिन ये जो ब्रॉडकास्टर्स गिल्ड वगैरह बनी थी, और ये जो ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड्स अथॉरिटीज़ हैं, अ, इनमें कोई फंक्शनिंग में किसी तरह का कोई डेमोक्रेटिक मामला नहीं है कि ये उसमें दे वो शुड हद बी तक एबल टू पहले पुट मामला देयर था, फुट डाउन है। उसमें पहले हद तक मामला था, और जब ये एनबीए बनी थी, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, और उसके साथ में न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एडिटर्स एसोसिएशन, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट भी था, फाउंडिंग मेंबर भी था मैं उसका। और ये इसीलिए बनी थी कि आप सरकार पर दबाव बनाए रखें। और मुझे ध्यान है कि मेरी पहली मुलाकात मनमोहन सिंह से इसी दौरान हुई थी, जब हम लोग एक पिटिशन लेकर के गए थे उनके पास में, कोई 30 न्यूज़ जर्नलिस्ट, आज के सारे जो टॉप लोग हैं वो उसमें शामिल थे, और उनके पास गए थे क्योंकि अ, सरकार जो है वो नया प्रेस बिल लेकर आने वाली थी। आनंद शर्मा उस समय आईएनबी मिनिस्टर हुआ करते थे, और उनसे हम मिलने गए थे, और उसका ये था कि उनका मॉरल एक इतना प्रेशर था कि हम 30 लोग वहाँ पर बैठे, और उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। और ज़्यादातर लोग चुप हो गए, उन्होंने बोला पंकज जी आप बोलिए, आपने इस पे बहुत काम किया है। तो मैंने सिर्फ मनमोहन सिंह से ये बोला कि ये जो कानून है, ये कम से कम आपके सत्ता में रहते आपकी गद्दी पे बैठे नहीं आना चाहिए, और वो नहीं आया। हम सबके सामने उन्होंने बोला आनंद, यू लुक इनटू दिस एंड यू गो बैक टू योर ड्राइंग बोर्ड। डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। मैंने तो उनसे बहुत सरसरी से मेरी मुलाकात है, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। लेकिन ये कि एक ज़माने में मैं बीबीसी वर्ल्ड टेलीविज़न पे क्वेश्चन टाइम इंडिया और हार्ट टॉक इंडिया, ये प्रोग्रामों का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था टेलीविज़न में। तो मुझे याद है कि करण थापर ने कई बार उनका इंटरव्यू किया, और मैं ज़ाहिर सी बात है प्रोड्यूसर था यहाँ लंदन में, तो मैं देखता था कि इंतहा सॉफ्ट स्पोकन है, और एग्रेसिव तो खैर है ही नहीं, कभी भी उनके लहजे से नहीं लगा, बड़े एकेडमिक हैं। आ, उनके साथ नज़दीक से काम करने का एक्सपीरियंस आपका किस तरह का था, ख़ास तौर पे एक तो पत्रकार की हैसियत से भी, दूसरे एक लेवल पे इंसान की हैसियत से भी। तो आमतौर पे इसलिए होता है कि आप नौकरी में नहीं हैं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी एक तरह से पॉलिटिक्स से बिल्कुल रिटायर हो चुके हैं। तो शायद आप कुछ खुल के कह सकते हैं। पहले मैं पत्रकार वाली बात करता हूँ। तो पत्रकार, मैंने आपको बताया कि पहला मेरा जो उनसे इंटरेक्शन था वो इस बारे में था, उन्होंने साफ-साफ कहा कि ये नहीं होना चाहिए। जो बिल था वो नहीं आया। और जो मेरा लास्ट उनसे इंटरेक्शन था, जो कि अ, अप्रैल के महीने में 2024 में, जब वो 91 साल के हो गए हैं, वो था। और गज़ब की बात ये है कि उस दौरान भी जब मैं उनसे बात कर रहा था, अ, उनकी बात करने का जो तरीका है वो और ज़्यादा मृदु हो गया है, कम बोलते हैं। और लेकिन उन्होंने पत्रकारिता के बारे में बात की, और उन्होंने मुझसे कहा कि स्टेट ट्रिब्यून जो अखबार है, वो बहुत संगीन दौर से गुज़र रहा है। तो मैंने कहा क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम इस बारे में ज़्यादा।
उन्होंने बोला कि सरकार ने ट्रिब्यून को जो भी सरकार के जो टैक्सेशन रिबेट्स वगैरह दिया करती थी, जो कि अखबारों को मिलते हैं, न्यूज़पेपर के इम्पोर्ट पर और इस तरह के, वो सब बंद कर दिए हैं और उसकी माली हालत ठीक नहीं है, एंड यू मस्ट हेल्प देम, इसे। तो पत्रकारिता वाली बात यह है, तो उनका अभी भी पत्रकारिता को लेकर के यह है कि हमको एक खुली अच्छी पत्रकारिता की ज़रूरत है, ट्रिब्यून उन अखबारों में शामिल है। दूसरी बात पत्रकारिता के बारे में आपको मैं बताऊं कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो है, उसकी बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है, बिल्कुल जर्जर हालत में। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अप्लाई किया सरकार से और उनको एक नया प्लॉट दिल्ली में करीब वहीं पर मिल गया, जो वहाँ पर आजकल हमारी नई पार्लियामेंट है उसके सामने। तो मैंने उस समय उनका मैं वो था कम्युनिकेशन एडवाइज़र, तो मैं उनके पास में गया, प्रेस क्लब के लोगों के पास में, भाई आपकी क्या समस्याएं हैं बताइए। तो उन्होंने कह दिया कि हमें नई बिल्डिंग जो है वो मिल गई है, लेकिन उसका ऑक्यूपेशन जो है नहीं मिला है और उसको बनाना है। तो मैंने ये प्रपोज़ल रखा प्रधानमंत्री के सामने, ये 2013 का वाक़या है, और मैंने कहा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को नई बिल्डिंग चाहिए। उन्होंने सरकार से बात कर ली है, उनको बिल्डिंग अप्रूव हो गई है, उनको लैंड जो है वहाँ पर अलॉट हो गया है। उसकी बिल्डिंग के लिए वो चाहते हैं कि आप उसका इनॉग्रल जो स्टोन है, फाउंडेशन स्टोन जो है वो आप रखिए। तो उन्होंने मुझसे साफ-साफ कहा, आई विल नॉट वांट टू बी सीन एज़ being on the right side of the press by bribing them with the building. और मुझे इस बात पे बहुत झल्लाहट हुई, क्योंकि मैं खुद प्रेस क्लब का मेंबर हूं और मुझे मालूम है कि उस बिल्डिंग, एक नई बिल्डिंग की ज़रूरत है, और उसमें अप्रूवल सारे जो हैं वो आ चुके थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और प्रेस क्लब अभी भी दिल्ली में पुरानी बिल्डिंग से चल रहा है। पर्सनल जहाँ तक मामले हैं, पर्सनल मामले में ये है कि ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है, मैं उनसे कह चुका हूँ। मेरा उनसे एक वादा ये है कि मैं उनके बारे में कोई ना किताब लिखूंगा, ना कोई ज़्यादा बात करूंगा जब तक वो हैं। नहीं, ये वादा उन्होंने आपसे करवा लिया या आपने नहीं, अपनी मैंने खुद मर्जी किया, से कर दिया? मैंने खुद किया, और वो इसलिए किया कि उनके जो पुराने मीडिया एडवाइजर थे, उन्होंने उनको काफ़ी दुख दिया किताब उनके ऊपर संजय लिखी। बारू ने किताब लिख दी और बहुत कुछ बातें ऐसी कहीं जिनसे समझा जाता है कि उनसे, उन बातों से डॉक्टर मनमोहन सिंह को अच्छा नहीं लगा। ये सही बात है? अच्छा नहीं लगा। मैं आपको बताऊं कि जब वो किताब आई है, तो जब मैं उनके पास में गया कि ये किताब आई है, हमें इसके ऊपर रिएक्शन देना चाहिए, तो उनके सिर्फ छोटे से शब्द थे, वो ये थे कि आई बीन स्टेप्ड इन माई बैक। तो एक 80-81 साल के आदमी से जब आप ऐसा सुनते हैं, तो आपको कि उन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। कि उन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। और मैंने बहुत कम बयानबाजी की उस दौरान। बिल्कुल प्रेस से मेरा जो लेना देना था, मैं सबको ब्रीफ किया करता था, मिला करता था लोगों से, ये सब था। लेकिन उसके ऊपर हमने बाकायदा एक बयान दिया कि प्रधानमंत्री का ये कहना इस बारे में है, और जो किताब छपी है वो एक कॉमर्शियल वेंचर है, और वो किताब के लेखक ने अपने हिसाब से छापी है। तो ये पर्सनल नहीं, किताब तो नहीं लिखेंगे आप, मैं समझ गया आप, लेकिन ये कि भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में पर्सनल नहीं लिखेंगे, लेकिन आपका जो गवर्नमेंट के साथ में एसोसिएशन रहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के साथ में, जी। और जो उस ज़माने की पॉलिटी थी, उस ज़माने में जो बहुत सारी जर्नलिज्म वगैरह की बहुत सारी बातें, उनके बारे में तो आपको लिखना चाहिए ना, या बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे कभी? नहीं, जर्नलिज्म के बारे में लिखेंगे। मेरे पास तमाम नोट्स हैं, मैं वो लिखने जा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा था इसी इसी के बारे में कि इस समय जो हालात हैं वो क्या हैं, उस समय जो हालात थे वो क्या थे। और आपको ज़्यादातर एक थोड़ा सा किस्सा सुना देता हूँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा। ये अमर सिंह यहाँ पे आए हुए थे एक ज़माने में लंदन में, और मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था स्टेज पे, यहीं जो इंडियन हाई कमीशन का एक कल्चरल विंग होता है, नेहरू सेंटर, साउथ ऑडले स्ट्रीट पे। और उसमें उन्होंने बात करते करते कहा कि मैं एक मेमोयर लिख रहा हूँ, और मेमोयर में मैं एक एक का पर्दाफाश कर दूंगा। और साहब जैसे ही उन्होंने ये बात कही, हिंदुस्तान में, भारत में, जब कि वो नाम अमर खबर सिंह। छपी। हाँ, अच्छा, और फिर उसके बाद में मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि अब ये जो मेरे बहुत सारे जो मुखालिफ हैं, विरोधी हैं,
कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाएंगे, इसलिए कि उनको उनको पता है कि कोई किताब आने वाली है, हालांकि ये एक बात और है कि वो किताब आई नहीं फिर। नहीं तो ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप कम से कम धमकी के लेवल पे ही ये कह सकते हैं कि कि भाई हाँ, पंकज बहुत पंकज चीजें पचौरी हैं। का मेमो आने वाले हैं, जो जो एक किताब आएगी, तो हो सकता है उस नहीं जमाने के लिखेंगे। बहुत सारे मंत्री हैं हाँ। एकदम से सतर्क अलर्ट होकर बैठ जाएं कि यार ये क्या लिखेगा, खुदा नहीं, जाने। मंत्री हैं उस समय मनमोहन सिंह के, और जो मंत्री हैं इस समय, क्योंकि हम्म, पत्रकार की तरह मेरी जो उनसे जो बातचीत है, उनसे जो बैठकें हैं, उनसे जो मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों इस समय नरेंद्र मोदी, चाहे तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर हों, वो बहुत पुराने, और वो आप लिख सकते हैं, उसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन मैं जो किताब लिखना चाहता हूँ, वो लिखना चाहता हूँ कि इकोनॉमी जो है हिंदुस्तान की मीडिया की, वो क्यों खराब हुई, और किस तरह से वो पूरा का पूरा जो एक बिजनेस मॉडल था, वो खराब हुआ, जिसकी वजह से पॉलिटी जो है वो खराब हो गई। क्योंकि मीडिया हमेशा से, अगर आप देखा जाए आपको, तो बड़े बिजनेसमैन मीडिया इसलिए किया करते थे, चाहे वो बिरला हो, चाहे वो गोयनका हो, चाहे वो अंबानी हो, वो इसलिए किया करते थे कि थोड़ा सा आपका एक नंबर एक आपको इंफॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट से, जो कि पत्रकारिता में बहुत जरूरत है उसकी, और दूसरा ये कि आपके पास एक लीवर रहता है सरकार के ऊपर। अगर कहीं पर आपके जो और बिजनेसेस चल रहे हैं, उसमें कुछ गफला हो जाए, तो आप एडिटर से बोल दिया करते थे कि भाई इसमें कौन है, जरा देख लीजिएगा। हमारे पुराने बॉस विनोद मेहता ने किताब लिखी है इसके ऊपर पूरी, और उसका टाइटल ये है, मिस्टर एडिटर, हाउ क्लोज आर यू टू द प्राइम मिनिस्टर। कि एडिटर साहब, आप प्रधानमंत्री के कितने नजदीक हैं। तो ये बात ये मैंने बात वहां पर रहकर सीखी। मजे की बात यह है कि पंकज, हाँ हिंदू ठीक है, मैं समझ गया। देखिए ऐसा है, हमने वो एक खास फेस के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर ली। मैं चाहता हूँ इसको छोड़ के थोड़ा सा अब ज़रा अपनेपन पे आ जाएं, जिसमें कि आप भी जर्नलिस्ट हैं लंदन में, मैं भी हूँ। तो हम बात ले जाते हैं 1991 में, जब आप लंदन आते हैं, बीबीसी हिंदी सर्विस ज्वाइन करते हैं। मैं पहले से यहाँ पे मौजूद हूँ, हमने साथ साथ काम किया, साथ साथ बड़ी शिफ्ट्स की। हमारे साथ साथ की भी बहुत बड़ी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, वो कभी एक तरफ। लेकिन ये कि मुझे याद है कि आप ने कुछ और स्पेशल असाइनमेंट्स भी किए, कवरेज भी किए। जी, एक उसमें कवरेज था अयोध्या का, जी, यानी कि 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई अयोध्या में, तो मैं, आप, जसविंदर सिंह भी, जिनका भी आपने जिक्र किया, जो हमारे और आपके दोस्त, जो आज इस वक्त दुनिया में नहीं हैं, तो हम सब लोग साथ थे उस वक्त लंदन में, है ना, शिफ्ट्स कर रहे थे। जी। हम्म, जी। तो वो थोड़ा सा मुझे ज़रा सा बताइए, उसके बाद फिर आप अयोध्या जाते हैं और कवरेज करते हैं, इसलिए कि आपने अयोध्या को तब देखा था, उससे पहले भी देखा था, लेकिन ये कि और फिर उसके बाद में अब अयोध्या अपने आप में एक कितना बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया। जी, अयोध्या जो है उसको मैं 1986-87 से कवर कर रहा हूँ। और अयोध्या में समस्या क्या है, इसका पहला ग्राफिक जो है वो हमने इंडिया टुडे के लिए बनाया था, कि समस्या है क्या, कि कहाँ पर मस्जिद है, कहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई हैं, क्या कहाँ वो परिसर है, और क्या क्लेम है, ये सारी चीज़ें उस समय की थी, तो मैंने काफ़ी उसके ऊपर काम किया था। 92 में जब ये हादसा हुआ है, तब मुझे ध्यान है कि मेरी रात की शिफ्ट थी, जो कि हिंदुस्तान में 6:15 बजे का प्रोग्राम विश्व भारती हम किया करते थे। तो उसमें पहली स्टोरी हमारी यही थी, कि हिंदुस्तान में आज कितने बेरोजगार लोग हैं, और क्या आर्थिक स्थिति है, कितने अनपढ़ लोग हैं। लेकिन इस समय अयोध्या जो है वो सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान का बना हुआ है। ये लबो-लुबाब उसका था, और उसमें मरहूम एसपी सिंह, जो कि आज तक के एक फाउंडर भी थे, और उन्होंने वो चैनल भी शुरू किया। वो हमारे रिपोर्टर थे वहाँ पर, क्योंकि मार्क टली को आपको अगर ध्यान होगा कि मार्क टली को इन लोगों ने कमरे-वमरे में बंद कर दिया था, जो हमारे रिपोर्टर अयोध्या में थे उस समय। और रामदत्त त्रिपाठी भी उनके साथ में थे, हमारे साथी। वो भी उस समय वहाँ पर नहीं थे, क्योंकि शायद वो मार्क टली को कमरे से निकलवाने के लिए बात कर रहे थे। तो एसपी सिंह से मुझे ध्यान है कि हमने वो इंटरव्यू किया था उस दिन सुबह का, 2 बजे लंदन के समय के हिसाब से। और
6:15 बजे यहाँ पर हिंदुस्तान के हिसाब से। तो 2 बजे मैं सोया और 11 बजे के आसपास ये खबर आ गई कि भाई वो इन्होंने मस्जिद तोड़ दी है। तो फिर मैं एकदम से दफ्तर आ गया। हालाँकि शिफ्ट मेरी शुरू होती थी शाम को। तो हमारे जो सीनियर थे वहाँ पर, उन्होंने बोला कि वो कंट्री इज़ कॉलिंग यू। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, और मैं जा रहा हूँ और हम रिपोर्ट वहाँ से करेंगे। उसके बाद मैंने रिपोर्टिंग की और पहली बार मैंने वर्ल्ड सर्विस टेलीविज़न इंग्लिश के लिए एक पूरी सीरीज़ बनाई थी अयोध्या के ऊपर। और उसमें एक वाक़या मुझे अभी भी याद है कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था मुसलमान, जो कि अपने टूटे हुए घर को दोबारा बना रहा था। और मैंने उनसे बोला कि आप वापस आ गए। तो उन्होंने इशारा किया जिस तरफ मस्जिद थी और मंदिर था, जो उस समय सील कर दिया गया था। तो उन्होंने बोला कि इसके बारे में तो मालूम नहीं था, लेकिन मेरी जन्मभूमि तो यही है। और ये किस्सा मैंने कई लोगों को सुनाया और लोगों की आँखों में आँसू आ गए ये सुन कर के। नहीं, मैंने तो किस्सा भी सुना है और मैंने वो भी सुना है, जुमला भी सुना है उसका। वो और थोड़ा-सा मैं उसको मुझे इसलिए कि मुझे भी बहुत अच्छी तरह से याद है। उसमें उसने कहा कि साहब आपने कहा कि भई यहाँ पे आपकी जान को खतरा था इसलिए तो आप छोड़ के भागे थे, फिर आप यहाँ पे क्यों आ गए दोबारा? हुँ, उसने कहा ऐसे कैसे चले जाएँगे? हाँ, हमारे यहाँ बाप-दादा दफन हैं। बिल्कुल हमारे बाप-दादा। बाप-दादा दफन हैं, मतलब सोचिए वो कब्रों के लिए आया है, बाप-दादा मतलब हेरिटेज क्या होती है, कैसे कितनी चीज़ें एक छोटे से जुमले से हाँ, अंदाज़ा हो जाता है। बिल्कुल। हुँ। तो वो काफ़ी एक इट वाज़ अ लर्निंग प्रोसेस फॉर अस। हमने काफ़ी कुछ सीखा इन चीज़ों से कि किस तरह से एक अगर आप एक सिंक्रेटिक कल्चर है, उसको आप बाइनरी बनाना चाहते हैं, तो उसमें कितने बेगुनाह लोग जो हैं, वो मारे जाते हैं और कितने अच्छा एक बात बताइए आपने जो उस ज़माने में लीडर थे भारतीय जनता पार्टी के और फिर बाद में जाके प्राइम मिनिस्टर हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका भी तो इंटरव्यू किया था मुझे याद है इसी कॉन्टेक्स्ट में। उनका इंटरव्यू तो हमने उसी रात को किया था। जिस दिन बाबरी मस्जिद को गिराया गया है, उस दिन रात को इंटरव्यू किया था, मुझे बिल्कुल याद है। उन्होंने क्या कहा था मुझे ज़रा याद ये दिलाइए? हमारे कहीं पर होगा और वो बजा चुका हूँ मैं, बीबीसी वाले भी बजाते हैं उसे कभी-कभी। उसमें उन्होंने ये साफ-साफ कहा था कि 2 चीज़ें कही थी, कि एक तो वहाँ पर मस्जिद नहीं थी, मंदिर थी क्योंकि वहाँ पूजा होती थी। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि जिन लोगों ने ये किया है, उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये 2 बातें अटल बिहारी किन वाजपेयी, लोगों ने क्या किया है? थोड़ा-सा जिन ज़रा लोगों सफाई ने दे दीजिए। उसको मस्जिद को वहाँ गिराया है, इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये बात उन्होंने 2 साफ-साफ कही, उसको लेकर के उनकी पार्टी में काफ़ी उनकी अ, म अ, उनको परेशानी भी हुई इसको लेकर के, क्योंकि अडवाणी जी वहाँ पर थे, उमा भारती वहाँ पर थीं, मुरली मनोहर जोशी वहाँ पर थे और ये सब लोग, इनकी तस्वीरें छपी हैं कि वहाँ पर जश्न मना रहे थे और हँस रहे थे। जश्न नहीं मना रहे थे, हँस रहे थे। तो इसे लेकर के काफ़ी उनको वो हुआ और उसके बाद वो प्रधानमंत्री भी बने अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कई बार, मैंने उनसे बात भी की, इंटरव्यूज़ भी किए उनके, और उसको लेकर के वो बहुत दुखी थे, उस दिन को लेकर के। लेकिन उस दिन दुखी थे। हालाँकि ये भी बड़ी डिबेटेबल है पंकज, उसकी वजह ये है कि उससे पहले उनका एक बयान था, एक स्पीच दे रहे थे वो और उसमें कुछ वो ये कह रहे थे कि साहब कार सेवक वहाँ जाएँगे और वो नुकीले पत्थर हैं और समतल कर दिया जाएगा। धरती को समतल बनाया जाएगा, मुझे ध्यान है। मुझे पूरी तरह से तो ध्यान साथ में ये भी था। है। हाँ, तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, विरोधाभास हैं इस इंट्रोडक्शन नहीं है, ये बात राजनीति है। ये राजनीति है। राजनीति है और हुँ। उसको मैंने बड़े करीब से इसको देखा है राजनीति को, कि किस तरह से आप एक पूरा कैंपेन करते हैं कि वहाँ पर हमारा मंदिर है, और जब वो मस्जिद को गिरा दिया जाता है, तब आप ये कहते हैं कि इट वाज़ सैडेस्ट डे इन माय लाइफ। अडवाणी जी का ये बयान है उस समय का, कि इट इज़ सैडेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। इंडिया टुडे का कवर स्टोरी है, इट्स अ नेशनल शेम। तो ये उस समय था और आज भी आप देखें जब, और मैं वापस जाना चाहूँगा उन शख्स के ऊपर जिनकी आपने बात की कि मेरे बाप-दादे यहाँ पर दफ़न हैं। ये स्टोरीज़ मैं कर चुका हूँ कि जहाँ पर आज मंदिर बना है वहाँ पर बाकायदा कब्रगाह थी उसके बाहर। जो खसरा है 586 मेरे ख़्याल में, उसके बाहर का जो इलाका है, वहाँ पे कब्रिस्तान था लोगों का। और एक बार जब ये लोग वहाँ पर गए थे शिलान्यास के लिए, तो उसमें से कई अस्थियाँ निकली थी वहाँ, और वो छापी थी हमने उसको,
और उस पर लोगों ने कहा था ये अच्छा नहीं है, आपको छापना नहीं चाहिए था। लेकिन अब जो तथ्य हैं वो तथ्य हैं, वो तो आपके सामने रहेंगे। तो ये मंदिर जो परिसर है, यहाँ पर लोगों की भावनाएँ जुड़ी हुई हैं और अब तो बहुत बड़ी वो बात हो गई है कि उसका एक पार्ट जो था, वो बाकायदा एक कब्रिस्तान था और जो सरकारी नज़ूल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें बाकायदा वो कब्रिस्तान लिखा हुआ है और उसी की बात का पंकज, जन कर ठीक है, मुझे याद आ गया था अचानक, मैंने कहा भाई आप यहाँ पे थे और मुझे आपके यहाँ स्टे के दौरान और भी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल स्टोरीज थी जो आपने कवर की। आप अमेरिका गए जी। बीबीसी की तरफ से बाकायदगी से इलेक्शन कवर करने के लिए। वो बड़ा अच्छा लंबा प्रोजेक्ट था वो। आमतौर पे लोगों को, कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, ख़ास तौर पर लैंग्वेज के लोगों को इस तरह का प्रोजेक्ट आसानी से नहीं मिलता था और हम सब लोग कहीं ना कहीं जल भून के कोयला हो गए थे कि पंकज पचौरी कौन होते हैं, जी, हम इनसे उसमें पहले नहीं से हैं, आप हमारा हक ज़्यादा है। नहीं, आप लोगों का उसमें साथ भी था। ख़ास बात उसमें ये थी कि मैं 1988 से अमेरिका के चुनाव कवर कर रहा था और 1988 में पहली बार 25 अंडर 25, अब तो ये लिस्ट बहुत मशहूर हो गई है, लेकिन उस समय कम हुआ करती थी। तो 25 साल से कम उम्र के 25 पत्रकारों को अमेरिकन गवर्नमेंट ने बुलाया था 1988 में अमेरिकन चुनाव विटनेस करने के लिए और देखने के लिए, उन पर रिपोर्ट करने के लिए। तो उसमें मैं भी शामिल था। उसमें तुर्की के लोग थे, उसमें अफ़गानिस्तान के लोग थे, ताइवान के लोग थे, पत्रकार थे। पाकिस्तान के भी उसमें एक शख्स थे जो मेरे साथ अभी भी उनका रब्ता कायम है। तो इसलिए 1992 पे जो मेरा हक था थोड़ा-सा ज़्यादा था कि मैं चुनाव पहले ही कवर कर चुका था और इसलिए वो अच्छा चुनाव था। 92 का जो चुनाव था बिल क्लिंटन का चुनाव था और तभी से मैं आपको बताऊं, ये जो कीड़ा है आपके दिमाग में कहीं बैठ जाता है कि आप कभी आगे चल के सरकार में को ज्वाइन भी कर सकते हैं, वो इसलिए बना चूंकि बिल क्लिंटन के उस समय जो मीडिया सलाहकार थे वो जॉर्ज स्टेफानोपोलिस हुआ करते थे, जो कि आजकल बहुत बड़े कमेंटेटर हैं अमेरिका में, एनबीसी आईबीसी इस पे हैं और वो मेरे एक तरह से रोल मॉडल भी थे कि आप पत्रकार भी हैं, लेकिन जब मुल्क को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप सरकार को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं ये कहा करता था लोगों से, जब पत्रकार मुझसे पूछा करते थे कि आप कैसे छोड़ के आ गए पत्रकारिता, मैंने कहा पहले मैं हर एक विषय के ऊपर अपने एक प्लेटफॉर्म पर लिखता हूँ, चाहे वो बीबीसी हो, इंडिया टुडे हो या एनडीटीवी हो, लेकिन अब मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ जहां मैं हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जो कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है और मैं अभी भी पत्रकार हूँ, क्योंकि मेरी रिपोर्टिंग जो है वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट के ऊपर है और हर एक प्लेटफॉर्म पर है। एक बार प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने बुलाया था मीट द प्रेस के लिए और वहां पर 80 कैमरा थे। उसकी शिकायत भी की थी क्योंकि इलेक्शन शुरू हो गया था ये सब, तो शिकायत भी की थी कि आप कैसे ये कर सकते हैं। तो प्रेस क्लब के जो मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि नहीं, इट वाज मीट द प्रेस एंड इट वाज नॉट फॉर ब्रॉडकास्ट एंड नाइदर द प्रेस क्लब और नॉट द गेस्ट न्यू दैट इट वाज बीइंग ब्रॉडकास्ट। तो पत्रकारिता जो है वो आपकी वैसी रहनी चाहिए, आप फैक्ट्स पर टिके हुए हैं। अभी भी तमाम दिल्ली शहर में पत्रकार हैं, मैं जब भी उनसे मिलता हूँ मुझसे कहते हैं कि पंकज सर, आपने हमें आखिरी बार प्रधानमंत्री के दफ्तर में बुलाया था, उसके बाद में पत्रकार प्रधानमंत्री के दफ्तर में नहीं बुलाए जाते। 10 साल हो गए इस बात को। बार बार एक ही बात कही जाती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में, और वो ये है कि साहब 10 साल उनके शासन को तकरीबन हो गए हैं और उन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया। थोड़ा सा बता सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत कम बोलते हैं, बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, एग्रेसिव भी नहीं है और खालिस पॉलिटिशियन भी नहीं है ना, उस तरह के आदमी नहीं है। तो उनके ज़माने में अंदाज़न कुछ आपके पास ऐसे आंकड़े हैं कि कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कि बहुत सारे लोग आए? जी, मैं उस बार वो हम छाप चुके हैं, उसी समय छापा था, उस समय उन्होंने 1100 से ज़्यादा तो भाषण दिए और 167 के आसपास उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैं आपको बता 167 प्रेस यस, कॉन्फ्रेंसेस। हाँ,
टोटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 साल में। और जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी 3 जनवरी को हुई थी 2014 में। अब आपको बताऊँ, ये चीज़ें मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ क्योंकि ये पत्रकारिता की चीज़ें हैं। उसमें ये कि उसमें हमने 100 सवाल जो हैं, वो एंटिसिपेट किए कि ये 100 सवाल पूछे जा सकते हैं। और उन 100 सवालों के ऊपर उनके सारे आंकड़े निकाले गए। ये 3 महीने पूरा प्रोसेस चला। क्योंकि आंकड़े सारे के सारे एक-एक डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज से, उनसे मँगाए गए। ये नहीं कि आपने गूगल करके छाप दिया कि हमको अगर ये सवाल पूछा जाता है, इसका जवाब क्या है? हुँ। कि अगर आप अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई सवाल आता है, तो उसका क्या जवाब है? अगर जो कोल उस समय एक बहुत बड़ा स्कैम कहा जा रहा था, वो हुआ था सीबीआई की, उसमें कई सारी केस दर्ज हुए थे, उसका क्या जवाब है? तो 100 हमने सवाल जो है, आप समझ सकते हैं 100 पेज की पूरी बुकलेट थी, जो हमने तैयार किए थे। और जब मैं उनके पास लेके गया हूँ कि दीज़ आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उसके देख लेंगे। बिकॉज़ ही आल्सो न्यू अ लॉट, ही स्किम्ड थ्रू दैट। और मज़े की बात ये है कि हमने 1 घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बोला था। 69 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चली, उसमें उन्होंने 62 सवालों के जवाब दिए और किसी भी सवाल का जवाब 1 मिनट से ज़्यादा नहीं था। और वो जो 62 सवाल थे, वो ऐसा तो नहीं है एक नहीं, ख़ास अपने जैसे कहते हैं ना मंज़ूर-ए-नज़र अपने प्रिय पत्रकारों की तरफ से आ गए हों? 130 के आसपास पत्रकार शामिल थे। आप 130 में से किसी से भी पूछ लीजिए जाकर के कि मैंने उनसे ये कहा हो कि भई ये सवाल पूछ लें। क्योंकि आपको पत्रकार होने के नाते पहले से ही ये मालूम था कि किस तरह के सवाल आप पूछ सकते हैं। उसमें एक सवाल जो था वो हमारे पास नहीं था, वो जो असम ट्रिब्यून के किसी रिपोर्टर ने पूछा था कि असम में जो गैंडों की संख्या है वो कम हो गई है, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है? वो हम असम में गैंडों की संख्या कम हो गई है, उसके बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या कहना चाहते जी, हैं? तो वो हमारा बिल्कुल उसे हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए, वरना वो बिल्कुल एकदम से ट्रांसपेरेंट थी चीज़। और आप पत्रकारों से पूछ सकते हैं, कभी फ़ोन करके आप ये नहीं कहे कि भई ये सवाल पूछ लो, कुछ नहीं इस तरह से। क्योंकि एक तो वो उनकी जो याददाश्त थी वो बहुत अच्छी थी। एक बार आपने उनको कोई चीज़ ब्रीफ़ कर दी तो वो उनके कंप्यूटर में चली जाया करती थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ये एक्सटेम्पोर क्वेश्चन आंसर नहीं करते। एक भी कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मुझे लगता है कि चुनावों के दौरान में वो ऐसा करेंगे और सबकी ज़बान बंद कर देंगे कि वो 100 लोगों को बुलाएँगे और एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और मुझे अभी भी इसकी उम्मीद है कि वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी, उनके भी मैं कई बार इंटरव्यू कर चुका हूँ। वो एक बहुत ही अच्छे, जिसे कहते हैं, इंटरव्यूई हैं। लंबे मैंने उनके इंटरव्यू किए हैं, आधे-आधे घंटे के, पौन-पौन घंटे के। ये आपने कब इंटरव्यू किए उनके? ये मैंने एनडीटीवी के लिए किए थे। और अच्छा, एनडीटीवी के ज़माने में। मेरे एक दोस्त ने याद दिलाया कि मैंने भी उनका कुछ एक कभी लंबा इंटरव्यू किया था, लेकिन जब मैं बीबीसी में था। हुँ, और होता ये है कि उस ज़माने में बहुत सारे लोगों के साथ में इंटरव्यूज़ होते थे, और उसमें ये था कि नरेंद्र मोदी आम तौर पर आसानी से अवेलेबल होते थे पत्रकारों के साथ बात करने के लिए, बल्कि बड़ा उनका दोस्ताना रवैया रहता था। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और और वो भी ऐसे ही थे, वो किसी सवाल से वो जिसे कहते हैं उचकते नहीं थे। मुझे ध्यान है, एक बार मैंने उनसे सवाल सवाल किया था, वो बहुत पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे थे, नरेंद्र मोदी। और मैंने उनसे ये कह दिया था कि लेकिन आपके प्रधानमंत्री अटल जी तो पाकिस्तान जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अरे अटल जी तो बोलते रहते हैं। तो इतना, हाँ, ही वाज़ प्राइम मिनिस्टर। अटल बिहारी हुँ। वाजपेयी वाज़ द प्राइम मिनिस्टर दोज़ डेज़। एंड मिस्टर नरेंद्र मोदी वो पार्टी के कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ता नहीं, पार्टी के नेता थे। सेक्रेटरी जनरल से। पार्टी के नेता थे, इसलिए कि बाद में तो फिर वो मुख्यमंत्री भी बन गए, हाँ, और उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हाँ, उसके बाद तो हाँ, वो बाद बहुत। में मुख्यमंत्री बने और तब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। और उसी के ज़माने का तो है कि भई वो ख़ैर वो उसको छोड़ देते हैं, वरना फिर वो बड़ी लंबी कहानियाँ होंगी। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, दरअसल ये बड़ा दिलचस्प मामला आपने छेड़ दिया या मैंने छेड़ दिया, कि जैसे कि
अब ये कहा जाता है आमतौर पे, जो जिस स्टेट में जर्नलिज्म है, मीडिया निकल रहा है, हम और आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं, और टच वुड, और शुक्र है उस खुदा का कि आप और हम ये जो आज नया मीडिया है उसके साथ भी उतने ही जुड़े हुए हैं जितने अब से 30 साल पहले थे। मतलब ये एक ज़माना जब मैं रेडियो में आया हूँ तो 3 मशीनों पे एडिटिंग होती थी। कोई ढंग का अगर प्रोग्राम बनाना होता था, और एक-एक मशीन इतनी बड़ी-बड़ी होती थी, निप्पॉन की, जापान की, ऑल इंडिया रेडियो में। और वो मतलब टनों के हिसाब से पूरा चारों तरफ एक कमरा घिर जाता था, और आज हम लैपटॉप पे बैठ के अपनी एडिटिंग कर लेते हैं। और फिर इसके अलावा फिर सोशल मीडिया, सारी चीज़ें इतनी सब कुछ बदल गई हैं, और जिस तरह से हम ये आपके साथ में इंटरव्यू कर रहे हैं, एक छोटे से लिंक के साथ में, मैं ये समझना चाहता हूँ कि अब ये कहा जाता है कि आज जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस बात को वाकई प्रेफर नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी को सिर्फ इल्ज़ाम देना ठीक नहीं है। ज़्यादातर बड़े पॉलिटिशियंस इस बात को अवॉइड करते हैं कि खामखा एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या फ़ायदा है। अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करिए, हाँ, डाल दीजिए ट्विटर पे, दुनिया देख लेगी। बोरिस जॉनसन यही कर रहे थे, और यहाँ पे एडिटोरियल लिखे गए बाकायदगी से, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन। ये कहा गया भाई ये क्या चीज़ है, तो यहाँ जो जर्नलिस्ट हैं बहुत नाराज़ हो गए, और वो उन्होंने कहा इसको आप रोकिए, और जो हमारे साथ में जो आपका इंटरेक्शन हमेशा से रहता है उसको वैसे ही रखिए, उसकी फ्रीक्वेंसी को रखिए, क्योंकि ये वीडियो तो ये तो वन साइडेड है। वन साइडेड इसलिए कि भाई सिर्फ आपकी तरफ से मैसेज मिल जाता है, सवाल तो आप कर नहीं सकते। पत्रकारिता में सबसे बड़ी चीज इंटरव्यू में जो है वो है फॉलो अप क्वेश्चन। और आप वो जो फॉलो अप क्वेश्चन जो है उससे आप महरूम कर देते हैं इंटरव्यूअर को, क्योंकि सवाल का जो पहला जवाब है वो आपके पास सबके पास तैयार रहता है। जो भी आपको इंटरव्यू कर रहा है वो आपके सबके पास तैयार रहता है। लेकिन जो पत्रकारिता की जो खासियत है वो तब आती है, उस पत्रकार की खासियत तब आती है जब आपके जवाब से वो दूसरा सवाल निकालता है कि आपने पहले ऐसा कहा था, आपके सवाल में ये ऐब है, आपके जवाब में ये ऐब है, आपने ये आंकड़ा गलत दे दिया। तो जो फॉलो अप क्वेश्चन है उसको हर एक पत्रकार जो है, हर एक जो पॉलिटिशियन जो है, हर एक जो राजनेता है, वो उसको अवॉइड करना चाहता है। और ये अब जो है बिल्कुल एकदम से बन गया है। चाहे आप उठा के देख लीजिए, आपने तो बात की बोरिस जॉनसन की, आप ज़ेलेंस्की को देख लीजिए यूक्रेन में, आप इज़राइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनको देख लीजिए। आप सिर्फ आकर के खड़े होकर के अपनी बात कह के चले जाना चाहते हैं। और जो फॉलो अप क्वेश्चन है, पत्रकार की और इंटरव्यू की जो आत्मा है वो फॉलो अप क्वेश्चन में है। क्योंकि उसमें आपकी बुद्धि, जिसका इंटरव्यू हो रहा है वो भी सामने आती है, और पत्रकार की बुद्धि भी सामने आती है जिसको उस विषय का ज्ञान है। इसलिए वो घबराते हैं, इसलिए वो भागते हैं। और आपसे एक बड़ा सीधा सा सवाल अचानक मेरे जहन में आया। आपने कहा कि भाई फॉलो अप क्वेश्चन, तो मेरे दिमाग में कुछ फॉलो अप क्वेश्चन तो आ रहे हैं, मैं लगातार आपकी बात सुन के ही सवाल कर रहा हूँ। तो उसमें एक बात यह है कि अगर पंकज पचौरी को आज की तारीख में, मतलब ये कि सन 2024 में एक जिम्मेदारी सौंपी जाए कि आप श्री नरेंद्र मोदी के कम्युनिकेशन एडवाइज़र हैं, आप उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस का मशवरा देंगे? बिल्कुल, एकदम से। क्यों? वो इस इसलिए कि वो नहीं करना चाहते, आप उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे? उनको हम ऐसे कन्विंस करेंगे कि ये आपके ऊपर धब्बा है कि आपने नहीं किया, और इसलिए आपको एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। इतना बड़ा आपका सेंटर है, मीडिया सेंटर जो है सरकारी, वो इसीलिए बना है कि वहाँ पर आके लोग, जो नेता हैं, जो देश चला रहे हैं, अपनी पॉलिसीज़ के बारे में, अपनी नीतियों के बारे में, अपने रिकॉर्ड के बारे में पत्रकारों से रूबरू हो सकें। उसमें कोई 150 पत्रकार बैठ सकते हैं। आप सबको बुलाइए और बोल दीजिए कि हाँ भाई 2 घंटे अगले जो सवाल चाहें आप पूछ लीजिए। उससे ये जो एक छवि उनकी बनी हुई है डिक्टेटर वाली जो है ना, कि वो जो मैं बोलता हूँ वो बोलता हूँ, वो टूटेगी। बातचीत करने से डिक्टेटर की छवि टूटती है। क्या वजह हो सकती है कि वो नहीं करते हैं? ज़हनी ज़हनी तौर पर नरेंद्र मोदी जो हैं वो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं असली, उसमें विश्वास नहीं करते। और सवाल करना जो है ये एक डेमोक्रेटिक वैल्यू है। 2-3 मेरे इंटरव्यू उनसे हुए हैं जब गुजरात के मामले पर। आप हमेशा उनसे मिलेंगे तो एक वो सवाल तो करेंगे ही करेंगे ना, कि भाई क्या आपको खेद है? क्या आपने कभी खेद जताया? अटल जी ने आपके बारे में ये कह दिया था कि वो राजधर्म का पालन नहीं हुआ।
तो वो हमेशा चुप हो जाया करते, अगला सवाल कीजिए। एक बार मैंने उनसे 3 बार ये सवाल किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, फिर मैंने उनसे कोई और सवाल किया। तो ये एक आपकी ज़हनियत है कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ। ये जो ज़हनियत है, ये ख़त्म होगी अगर आप जवाबदेही करते हैं और बैठ कर के लोगों से दू-बर-दू होकर के ये जवाबदेही करते हैं। पॉलिटिक्स को दो तरह से देखा, एक पत्रकार की हैसियत से और फिर एक पॉलिटिशियंस के दरमियान रह के पत्रकारों को आपने देखा, है ना? जी। ये बड़ा दिलचस्प मामला है अपने आप में। तो जब आप उधर थे, यानी कि पॉलिटिशियंस के बीच में घिरे हुए थे, तो पत्रकारों को जब आप देखते थे तो कैसे नज़र आते थे वो आपके, जो हमारे और आपके मैं पत्रकार बंधु हैं? उनसे ये कहा भी करता था कि हमारा जिस तरह की इस समय सिस्टम है, जिस तरह की राजनीति है, जिस तरह की गवर्नेंस है, उसमें पत्रकारों को सिर्फ 5% मालूम है जो हो रहा है। मुझसे कहा करता साफ साफ कि आप लोगों को सिर्फ 5% मालूम और 95% आपको नहीं मालूम। इसके पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो और दूसरी बात ये कि एक बात मैंने और देखी कि सिर्फ पत्रकार ही नहीं और सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं, जो कॉर्पोरेट जगत है हिंदुस्तान का, वो भी अब ये समझ गया है कि एक न्यूज़ की जो वैल्यू है वो 24 घंटे होती है। कई बार ऐसा हुआ कि मैं गया मंत्रियों के पास में, तो अगर कोई स्कैंडल चल रहा है, कोई कुछ स्कैम हो गया, कोई हेडलाइन बड़ी बन गई कि भाई ये इसका आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि मैं जवाबदेही में विश्वास रखता हूँ। तो उनका ये कहना होता था कि ये खत्म हो जाएगा, 24 आवर्स, 48 आवर्स इट विल गो। तो जब आपने दोनों तरफ से वो देख लिया, तो ये आपकी समझ में आता है कि जो एक पत्रकारिता की एक जो मान्यता होती थी, उसका जो इकबाल होता था, वो खत्म। भारत में बीबीसी का तो चेहरा बदल गया। बिल्कुल। एक नए रूप में बीबीसी उभर कर सामने आने की कोशिश कर रही है। उसके यहाँ छापे पड़े, टैक्स के सर्वे हुए, जिनको गैर टैक्स सर्वे है, लेकिन फिर भी उसमें मोबाइल रख लिए गए थे और जो भी है टैक्स अथॉरिटीज़ ने। और उसके बाद में कहीं ऐसा लगा कि बीबीसी कहीं कमज़ोर विकेट पे था टेक्निकली, मतलब टैक्स वगैरह के मामले में। खैर बहरहाल, तो उन्होंने कुछ वो एक अलग तरह से रिस्ट्रक्चरिंग की और या फिर एक नई कंपनी बनाई, न्यूज़ कलेक्टिव, और उसके बाद में वो जो भी डिटेल है वो सब सामने है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीबीसी की जो फंक्शनिंग है इंडिया में, आप देख रहे हैं दोनों तरह से। एक बीबीसी में आप काम करते थे, फिर आप वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के साथ में थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ में। तब से अब तक क्या चेंजेस आपने देखे हैं बीबीसी में, जी। एडिटोरियल टर्म्स में? हाँ, एडिटोरियल टर्म्स में आपको बताऊं कि बीबीसी जो है वो पहले एक, जिसे कहते हैं कि एक मील का पत्थर हुआ करता था। ठीक है, कि एक जिसे कहते हैं वो पत्थर जो होता है ना, जिसे घिस के आप सोना देखते हैं, वो हुआ करता था। इट वॉज ए टच स्टोन। वो अब नहीं रहा, और वो इसलिए नहीं रहा कि बीबीसी, एक तो मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि जो इस समय बीबीसी की स्थिति है हिंदुस्तान में, आउटसोर्स कर दिया गया है। ये हमने 30 साल पहले कहा था बीबीसी से कि आप ऐसा करिए कि हम पूरी पूरी हिंदी सर्विस जो है वो हिंदुस्तान ले जाएंगे, और उस समय तो आप सोच भी नहीं सकते थे, और वो उनको करना पड़ा, सरकारी दबाव में करना पड़ा। आप समझिए कि बीबीसी रुवांडा से रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी बीजिंग से रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी मॉस्को से रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी जितने भी अफ्रीका के टिन पॉट डिक्टेटरशिप है वहां से रिपोर्ट कर रहा है। वहां पर इनको जरूरत नहीं पड़ी अपना आउटसोर्स करने के लिए, नई कंपनी बनाने के लिए। हिंदुस्तान में क्यों? समझिए इस बात को। हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा मुल्क है जहां पर बीबीसी ने बाकायदा एक कंपनी बना करके उसको आउटसोर्सिंग शुरू कर दी, जबकि बाकी जो सितम करने वाले मुल्क हैं वो और भी हैं। सऊदी भी है, जहां से अरबिक सर्विस बीबीसी की बंद कर दी गई थी। चाइना है, जहां पर की जो मैंडरिन सर्विस थी वो बंद कर दी गई थी। अफ्रीका के तमाम मुल्क हैं जहां पे डिक्टेटर्स हैं, वहां पर बीबीसी को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हिंदुस्तान में क्यों पड़ती? वो इसलिए पड़ती है, मैं आपको बताऊं। न्यूज़ डायरेक्टर बीबीसी के मुझसे मिलने आए थे,
माइकल हार्डिंग शायद उनका नाम था, माइक हार्डिंग, मेरे फ़ोन में कहीं पर है। उनका मेरे कमरे में आके बैठे प्रधानमंत्री के दफ्तर में, और उनका पहला जो ओपनिंग गैम्बिट था, ओपनिंग डायलॉग था, वो ये था, "ओह, चाइना इज़ क्लोज़, सो ओनली इंडिया इज़ लेफ्ट।" तब मुझे उस दिन लगा कि ये ठीक नहीं है। आप एक तो इंडिया को चाइना से कंपेयर मत कीजिए, और दूसरा, आप मार्केट की बात कर रहे हैं, आप जर्नलिज्म की बात नहीं, कि चाइना इज अ क्लोज मार्केट, सिर्फ इंडिया बचता है। तो नहीं तो उन्होंने, अब जो बदले हुए रूप में जो बीबीसी आपके सामने निकल कर आ रहा है या उससे पहले भी जो भी कवरेज है, जो रिपोर्टिंग है, आमतौर पे कहा जाता है कि भाई ये इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, थोड़ा बहुत हैरेसमेंट, जैसे कि परंजोय गुहा ठकुरता, इसलिए उन बहुत सारे केसेस हुए हैं और वो उनको आदत हो गई है अब केसेस जर्नलिज्म लिखना और फिर केस इस मुकदमों लड़ना, का हाँ, सामना करना। तो वो काफ़ी चीज़ समझते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही अपने एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि जो प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट। बात ये नहीं है कि आप पे क्या जुर्म साबित होता है, आप है ना, ने किस न्यूज़पेपर के साथ में काम किया या टैक्स का क्या मामला था, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो लंबा है। वो 3 महीने 6 महीने, इसमें आपका फ़ोन भी जब्त कर लिया गया, आप के ऊपर और भी तरह तरह की ज़्यादतें हुई, नज़र रखी गई, वगैरह वगैरह। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि वो जो प्रोसेस है, जो बीबीसी के साथ में हुआ, कि ये नो, थोड़ा सा टैक्स का मामला, ये वो चीज़ें, तो उसके बाद में क्या है, मतलब बीबीसी आपको लगता है कि किसी दबाव में है? बीबीसी उस प्रोसेस का शिकार है, और बीबीसी जो है, जैसे मैंने आपको बताया, किसी मुल्क में ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं किया, इसका मतलब बीबीसी बिल्कुल दबाव में है। और बीबीसी ने अगर कोई गलतियां की होती टैक्सेशन में या इसमें, तो उनको ये बाकायदा सामने आना चाहिए। बीबीसी के चार्टर में, हमारी जो एडिटोरियल बुक है बीबीसी की, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर आपके ऊपर कुछ चीज आन पड़ती है तो आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर बीबीसी कल को जो भी उनके खिलाफ टैक्स का मामला है, उसकी सारी की सारी रिपोर्ट आप ऑनलाइन डाल दीजिए, और जनता को डिसाइड करने। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ये ऐसा सजेशन नहीं है कि टैक्स में बीबीसी से गलतियां हुई थी, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, तो इसलिए आप भी ना कह सकते हैं ना मैं कह सकता हूं उस बात को। मैं लेकिन सिर्फ ये कह रहा हूं कि गालिबन यहाँ पे क्या है कि जो इंडिया में मीडिया कंपनीज किस तरह से ऑपरेट करेंगी, उससे रिलेटेड लॉज में चेंजेस आए हैं, और कहीं ना कहीं बीबीसी की जो जिस तरह की फंक्शनिंग थी कि पूरा पूरा लंदन के साथ में एक बड़ी तादाद में रिपोर्टर्स को वहाँ रिक्रूट करना, वहाँ पे करना, जो भी चीज़ें थी, वो शायद उससे टैली नहीं करते थे। शायद, मैं कह रहा हूँ, मैं पूरी तरह से जानकार नहीं हूँ उस हमें वो मामले में। केस की हमें बारीकियां नहीं मालूम है, और हमें उस पर कमेंट जी। नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी हाँ, तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं। मैं बात ये कर रहा था कि जो पत्रकारिता सामने नज़र आती है, उस पर तो हम और आप कमेंट कर सकते हैं। तो नहीं नहीं, जो पत्रकारिता सामने आती है उसमें ये साफ साफ है कि आप भी अब, जो दूसरे हिंदुस्तान के बड़े कॉरपोरेट मीडिया हैं, आप अब उसी लाइन में हैं। आप अब बीबीसी नहीं हैं, आप अब उसी लाइन में हैं, और आपसे वैसे ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि आप उसी दबाव में आ गए हैं। इसलिए एक बाकायदा ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, ये बीबीसी के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव। 69 मिलियन, कोई 6 करोड़ 90 लाख लोग हमें और आपको सुना करते थे, और जो चीज वो सुना करते थे, वो एक पत्थर की लकीर हुआ करती थी। परवेज आलम ने बीबीसी से ये कह दिया, पंकज पचौरी ने बीबीसी से ये कह दिया, मार्क टली ने ये शाया कर दिया। वो अब नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि आप दबाव में आकर के आपने, आपकी कोई खामियां हो, गलतियां हो, वो आपने एक तरह से मान ली। पंकज, मैं इतना फ्लैटर नहीं करूंगा अपने आप को, ना आपको करूंगा कि भैया हमने ये कह दिया, उन्होंने सुन लिया। उसकी वजह क्या है कि देखिए, आप जानते हैं कि जब से हमने बीबीसी ज्वाइन किया था, तब से अब तक बीबीसी को एक तरफ उठा के रख देते हैं। पूरी दुनिया में तब्दीलियां आई हैं, मीडिया में, इंडिया में तब्दीलियां आई हैं, मीडिया डीरेगुलेट हुआ है। मैं ऑल इंडिया रेडियो में काम करता था, उसके बाद में हमने ऑल इंडिया रेडियो को देखा एक तरफ कोने में चला गया, और फिर 91 93 से फिर ये सैटेलाइट टेलीविज़न आता है, तो मीडिया का पूरा सीन बदल गया है। गांव में अब कौन सुनता है शॉर्ट वेव, बीबीसी को अपना शॉर्ट वेव भी बंद करना पड़ा। उसमें तो खैर उन पे किसी सरकार का दबाव नहीं था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ मीडिया में जो एक तुंद और तेज़ हवा चली है, डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है, उसमें बीबीसी भी बदल रहा है। अब वो बीबीसी
जो है उन चेंजेस के साथ में कितना आगे चल पा रहा है, इसके बारे में हम और आप नहीं कह सकते। मैं यहाँ इस बात को यहीं विराम देता हूँ। मैं पंकज पचौरी से थोड़ा सा और पर्सनल होना चाहता हूँ कि यार करते क्या हैं आजकल आप, मतलब किस दुनिया में मसरूफ हैं? जी, मैं आजकल पढ़ा रहा हूँ। मैं आजकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज पढ़ा रहा हूँ और कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी हैदराबाद में मैं वहाँ पढ़ाता हूँ। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ पढ़ाता हूँ और तमाम कॉलेजेस जो हैं जो बुलाते हैं वहाँ पढ़ाता हूँ और मैं वहाँ पर कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म पढ़ा रहा हूँ। और वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कम से कम आने वाली जो जनरेशन्स हैं, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनको कम से कम जो बेसिक पत्रकारिता के नियम हैं वो तो मालूम हो। वरना अब जो नए एंट्रेंट हैं वो ये समझने लगे हैं कि आपका डेफिनेशन जो है वो बदल गई है। लोग अब टेलीविजन में स्टार एंकर बनने के लिए आते हैं, पत्रकार बनने के लिए नहीं आते। वो चीज़ें आपको उनको बतानी पड़ेगी कि आप स्टार बनना जो है वो पत्रकार बनने का अगला कड़ी है। ठीक है, तो बस ठीक है, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन जाते-जाते एक बात और आपसे जो समझना चाहता हूँ वो ये है कि मैं लंदन में बैठा हूँ और आप दिल्ली में हैं। आपने भी यहाँ लंदन में बीबीसी के लिए काम किया, तो एक तरह से हम तो वेस्टर्न मीडिया का पार्ट रहे हैं एक लंबे अरसे, उनकी रोटी-रोज़ी का हिस्सा रहे हैं, खाई है। ख़ैर, अ, यहाँ जो चेंजेज़ आ रहे हैं पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में, मीडिया में, उन पर आपकी कितनी नज़र है और कितनी फ़िक्र है? उसकी वजह क्या है कि हमने इंडिया के मीडिया को कहा, इंडिया के रेजिम्स को कहा, पॉलिटिशियंस को बहुत कुछ कह दिया है, बीबीसी पे भी हमने एक तरह से खुल के ही बात की है। तो लेकिन वेस्टर्न मीडिया पर बड़े सवाल उठे लगे हुए हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया में लोग किस तरह से समझ रहे हैं और देखना चाहते हैं इस वेस्टर्न मीडिया को। नहीं, मीडिया वही बचेगा, ढंग का मीडिया वही बचेगा जो सिर्फ मीडिया के लिए बिजनेस में है। क्योंकि इस समय आप वॉशिंगटन पोस्ट देख लीजिए, उसको किसी ने खरीद लिया, न्यूयॉर्कर को किसी ने खरीद लिया, संडे टेलीग्राफ, न्यूयॉर्क टाइम्स, बड़े बड़े अखबार जो हैं वो किसी बड़े बिजनेस के हिसाब से चल रहे हैं। पहले ये वो तो हमेशा चलते थे, ये क्या बात हुई? नहीं, वो अपने दम पर थे। पहले ये खुद कंपनियां थी जिसमें कि सीईओ को कहा दिया जाता था कि आप हमारे एडिटर से बात नहीं करें, एडिटर अपने आप अपनी एडिटोरियल पॉलिसी डिसाइड करेगा। अब आप देखिए कि गूगल है, मेटा है, ट्विटर है, ये नए मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और इन सब की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, दुनिया भर में प्रॉब्लम है। ऑस्ट्रेलिया में उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं, मेटा ने न्यूज़ बंद कर दिया है, यूरोपियन यूनियन इनके खिलाफ पड़ा हुआ है, वहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम पुल आउट कर देंगे। हिंदुस्तान में अभी ये कहा है व्हाट्सएप ने कि अगर आप हमसे कहते हैं कि हम एनक्रिप्ट ना करें तो हम बाहर निकल जाएंगे। ये सारी कंपनियां अब गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी पॉलिसीज हैं उसके तहत काम कर रही हैं और अगर ये उसके तहत काम कर रही हैं तो ये खुल करके पत्रकारिता नहीं कर सकती, बिजनेस कर सकती। पंकज पचौरी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मुझे भी बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये बात आगे जारी रहनी चाहिए और हम इस पर और बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सो मेनी थैंक्स। थैंक यू। बाय बाय।